हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग ये अब ऑफिशियल बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर था क्लास 10th का साइंस का, उसे सॉल्व कर रहे थे। उसके आगे के प्रश्नों को हमने पिछले इस मॉडल पेपर की 2 वीडियो में फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था और सेकंड वीडियो में जितने भी ये खंड ब के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न थे, उपखंड क के अंतर्गत यानी ये फिजिक्स वाले, इनको सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के यानी उपखंड ख यानी केमिस्ट्री वाले और उपखंड ग यानी बायोलॉजी वाले, यानी सारे के सारे अब आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो पिछली 2 वीडियो आप नहीं देखे हो ना, तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। ठीक है, चलो इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। और जानते हो कि ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो निश्चित है ये आपके एग्जाम में आना ही आना है इससे क्वेश्चन। ठीक, तो चलो इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना बेहद ही जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, और बाकी मैं आपको भाई लक्ष्य बैच वाली स्टूडेंट सीधे सीधे इसका PDF पूरा का पूरा सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखो, ऐसे डीप में एकदम सॉल्यूशन के साथ आपको लक्ष्य बैच में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से ये सारी चीज़ें याद करते रहना। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग उपखंड ख शुरू करते हैं भाई। इसमें ये हम लोग पिछले वीडियो तक प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। अगला हम लोग 5वां प्रश्न चालू करते हैं सॉल्व करना। इसमें क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, और ये चार्ट है दिया है, प्रत्येक का 1-1 मार्क दिया है यहाँ पे, यानी 4 मार्क मिलेगा। तो चलो पहला जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो देखो इसका हम लोग समीकरण लिखते हैं। इसके लिए चलो यही पेज एक ले लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ यार, सॉरी यार, क्यों नहीं निकल रहा है? अरे यार, परेशान कर दिया। अबे भाई, चलो तो यहाँ पे क्या है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, ये हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या करता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, यह जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो क्या होता है? देखो इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा ना, तो जो जिंक होगा ये H2SO4 से हाइड्रोजन यहाँ H2 को विस्थापित कर देगा। ठीक है, और जिंक सल्फेट ZnSO4 का निर्माण कर लेगा और हाइड्रोजन को गैसीय रूप में विस्थापित कर देगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी अभिक्रिया हो जाएगी और पूर्ण रूप से ये संतुलित भी है। आप लोग देख लो, इधर जिंक एक है, इधर जिंक है, इधर सल्फेट का एक आयन, सल्फेट का एक आयन, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H2, यानी ये संतुलित भी है। संतुलित करने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसको। तो ये पहला हो गया। सेकंड क्या है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब ये फर्स्ट रहा। उसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये होता है HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और तनु मीन्स इसमें पानी की मात्रा भाई ज़्यादा होगी। सिंपल, यह किससे? मैग्नीशियम पट्टी से, यानी हुए कहने का मतलब कि मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण लिखनी है और संतुलित समीकरण भी लिखनी है। अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं। अब देखो क्या करेगा कि ये भी जो मैग्नीशियम होगा HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि अब इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है। ठीक है, तो ये आपका MgCl2 का निर्माण कर लेगा। ठीक है, और उसके अलावा ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा हाइड्रोजन गैसीय रूप में। ठीक है, H2 के रूप में। क्लियर? अब चलो इसको हम लोग थोड़ा संतुलित कर लेते हैं भाई। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग का मैग्नीशियम इधर एक है, इधर एक है। ठीक है, हम लोग का हाइड्रोजन इधर देखो एक है और इधर 2 है, तो इसलिए यहाँ इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 2 हाइड्रोजन। तो अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन 2 हो गया, तो क्लोरीन यहाँ पे 2, यानी ये संतुलित भी हो गई। हमने केवल यहाँ पे 2 लगा दिया तो। ठीक है, तो ये आपकी इसकी समीकरण हो गई। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन भाई देख लो। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। देखो यहाँ पे तीसरा क्या है? नाइट्रोजन, आपका ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक, ये अमोनिया से, अमोनिया क्या होती है भाई? यहाँ पे अमोनिया ही बोला है ना? ठीक है, नहीं, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस यानी H2 से अभिक्रिया कर अमोनिया क्या बनाता है? यहाँ पे देखो अमोनिया बनाता है। ठीक है, अमोनिया और अमोनिया में फ़र्क होता है। अमोनिया NH3 होता है भाई। ठीक है, तो NH3 का निर्माण करता है। ठीक, तो ये तो हमें जो यहाँ पे बोला है वो हमने कर लिया। ठीक, अब इसके लिए संतुलित समीकरण लिखते हैं। ठीक है, देखो
इधर आपका नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इधर भी 1 है। अब देखो हाइड्रोजन इधर 2 है लेकिन इधर 3 है, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये हाइड्रोजन हम लोग बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो अगर यहाँ मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ 3 लिखता हूँ, देखो हम लोग का 2 3 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 3 दूना के 6 हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो ये आपकी संतुलित भी हो गई। ठीक, तो ऐसे इसको कर लोगे सिंपल। इनका अब 1-1 मार्क आपको मिलता जाएगा, यानी 3 मार्क हो गया। अब देखो एक और प्रश्न है, उसको कर लेते हैं। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर, यानी वायु में दहन होने पर, यानी वही वायु से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और कर क्या सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो जो चीज़ें दी है पहले उसको कर लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वायु में दहन होने पर, यानी वायु यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो क्या क्या निर्माण करता है, यहाँ पे देखो जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जल यानी H2O और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2 का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, इसके लिए हमें रासायनिक संतुलित समीकरण लिखना है। देखो संतुलित समीकरण लिखिए, तो चलो इसको अब संतुलित करते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे संतुलित करेंगे तो देखो इधर हम लोग इधर देखते हैं कितने हम लोग हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग सल्फर देखें तो देखो S और यहाँ हम लोग का S, ठीक है, सल्फर भी ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन देखें तो देखो O2, ठीक है यार, ये तो संतुलित है मुझे लग रहा है क्या, H2O, ठीक है, नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। इस देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है, सल्फर 1 इधर, सल्फर 1, लेकिन देखो ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर आप देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, यानी 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को चलो हम लोग बराबर करते हैं। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग मान लो कि 3 है ना, तो 6 करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 लगा देता हूँ तो ये 2 4 हो जाएगा और 2, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो हम लोग का 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 2 लिख देता हूँ तो 2 दूना का 4 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन वाला मामला तो ठीक हो गया, लेकिन अब अलग ये हाइड्रोजन वाला मामला अगर आएगा भाई, तो 2 दूना का 4 हाइड्रोजन। अब देखो इधर हम लोग का 2 हाइड्रोजन, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 दूना का 4 हाइड्रोजन। अब देखो ये संतुलित हो गया मुझे लग रहा है, 2 दूना का 4 इधर हाइड्रोजन, इधर 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, ठीक है। सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 दूना का 4 ऑक्सीजन, इधर देखो 2 आगे है, मतलब 2 यहाँ पे ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी 4 ऑक्सीजन, ठीक है, ये संतुलित हो गया। ठीक, तो ऐसे करोगे आप संतुलित। तो ये रहा हम लोग का 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सारे के सारे ना क्वेश्चन को मैं अच्छे से सॉल्व कर ना लक्ष्य बैच में डाल रखा है भाई। जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आप जाकर वहाँ से सीधे आपको पीडीएफ मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। ये देख सकते हो एकदम अच्छे से लिखा हुआ ये पीडीएफ, इस पीडीएफ से सीधे आप लोग पढ़ते रहो, सारी चीज़ें याद करते रहो, ठीक है। और बाकी आप अभी तक लक्ष्य बैच से आप लोग नहीं जुड़े हो और जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो जुड़ सकते हो, जिसकी प्राइस मात्र 299 रुपये है। जी हाँ मेरे दोस्त, मात्र 299 रुपये है, ठीक है। जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, याद रखना 2023 में जो पेपर हुआ था ना यूपी बोर्ड का, ठीक है, उसमें हिंदी का 7 सेटों का पेपर हुआ था पूरे यूपी में, मैथ का 7 सेटों का हुआ था, साइंस का 7 सेटों का, मतलब पूरे यूपी में 7-7 सेट का पेपर आता है। तो सारे सातों जो सेट हैं उनका अच्छे से एकदम वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा हमारे लक्ष्य बैच में, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखना, बोर्ड क्या करता है ना, हमने देखा है कि पिछले साल जो 7 सेट हुए हैं ना पेपर वाले, तो उन्हीं में से अधिकांशतः क्वेश्चन आप लोग के 2024 में समझ जाओ ना कि 60 से 70% उन्हीं में से क्वेश्चन निकाल कर बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए सातों सेट सॉल्व करना जरूरी है, ठीक। और उसके अलावा ये बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है इसमें से पूछेगा आप लोग के एग्जाम में, और कुछ मैं अपनी तरफ से मॉडल पेपर आपको बना रहा हूँ तो यहाँ वहाँ वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। सबको आप सॉल्व कर ले तो 80 से 90% आपके एग्जाम में आसानी से आ जाएंगे। तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। और भाई एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले कुछ पीडीएफ मैं दूंगा, उसको भी पढ़कर आप अपनी एग्जाम में 80 से 90% ला सकते हो। तो आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, करना चाहते हो तो हमारी ऐप है UPMSP स्टडी कर, ठीक है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, या उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और बैच ज्वाइन कर लेना। वहीं पे आपको नंबर भी मिल जाएगा। कैसे, अगर पेमेंट करना, वहाँ ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्ट कर सकते हो। अगर पेमेंट प्रॉब्लम हो रही है पेमेंट करने में तो वहाँ QR कोड भी दिया हुआ है, आप QR कोड से पेमेंट कराकर, ठीक है,
मतलब QR कोड पे किसी दुकान या किसी दोस्त किसी से भी पेमेंट कराकर वहाँ वहीं पे एक नंबर दिया गया है, ठीक है। यहाँ नंबर भी मैं दिखा देता हूँ, इस नंबर पे आप सेंड कर दोगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो बाकी चलते हैं, अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है कि निम्नलिखित का कारण बताइए। ओके, इसका हमें कारण बताना है। क्या कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ओके, इसका कारण बताना है कि प्लेटिनम या फिर सोना और चांदी का ही उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों नहीं अन्य जो भी चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं और जल्द वायु से अभिक्रिया नहीं करती, जिसके कारण इनका चमक अधिक दिनों तक बना रहता है। साथ ही इनमें तन्यता और आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण आभूषण बनाने में आसानी होती है। सिंपल। तो ऐसे आप लिख दोगे, इसका आंसर आपको कितने मार्क का, 2 मार्क का है ना, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और एक और इसमें कारण पूछा है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों, कारण बताना है। देखो मतलब जैसे हम लोग जमीन से सीधे सीधे खनिज निकालते हैं भाई, ठीक है। तो उनमें से खनिज कई प्रकार की खनिज होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क, अब अयस्क क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब खनिजों में वे खनिज जिनसे आसानी से धातुएं निकल सके वे अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। तो उन अयस्कों में से, ठीक है, कई प्रकार के अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कई प्रकार के अयस्क होते हैं। तो उन अयस्कों में से, ठीक है, एक अयस्क ऑक्साइड भी होता है। तो कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनको पहले ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है, फिर उनसे धातु प्राप्त किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है भाई? तो निष्कर्षण प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ये हमें कारण बताना है, क्वेश्चन में पूछा था। चलो इसका कारण देख लो भाई। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कि धातु निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्योंकि धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड से सीधे धातु प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए उन्हें पहले धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है। यानी धातु जो कार्बोनेट होते हैं और धातु सल्फाइड होते हैं उनसे धातु प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए उन्हें धातु ऑक्साइड में बदला जाता है और उनसे धातुएं प्राप्त कर ली जाती हैं। सिंपल सा मामला है, ठीक है। चलो तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 6 भी हो गया। अब चलो हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 7 कर लेते हैं भाई। प्रश्नोत्तर संख्या 7 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, ठीक है। क्या कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है भाई, इसके लिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 के लिए उत्तर देख सकते हो कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है, ठीक है। क्या 2 परमाणुओं के बीच साझेदारी के द्वारा बनने वाला जो आबंध होता है वही सहसंयोजी आबंध कहलाता है। तो आप लिख दोगे इसको, उसके बाद इसके 2 लक्षण लिखना है। तो आप लिख दोगे कि सहसंयोजी आबंधों के 2 लक्षण निम्न हैं, और फर्स्ट लिख दोगे कि इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है, और सेकंड लिख दोगे कि ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक। तो ये आपका प्रश्न हो गया, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 7 का हम लोग का उसमें फर्स्ट रहा भाई। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 7 का ये फर्स्ट है, ठीक। अब देखो इसमें इसके बाद इसका सेकेंड है। ओके, ये आपका 2 + 2 + 2 यानी ये 6 मार्क का प्रश्नोत्तर संख्या 7 जो है पूरा का पूरा 6 मार्क का है, जिसमें 3 प्रश्न है छोटे छोटे 2-2 मार्क वाले। सेकंड प्रश्न में अब देखो आईपीएससी नेमिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए, और इसमें भी ए और बी कर दे दिया है, यानी इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क, तो इस प्रश्न का 2 मार्क, ठीक। चलो देख लेते हैं भाई। ये देखो CH3 CH2 और यहाँ पे देखो CHO है। CHO क्या होता है भाई? ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब देखो यहाँ कार्बन की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 कार्बन भाई, और 3 कार्बन तो इसको क्या बोलेंगे? मेथ एथ प्रोप बोलेंगे, ठीक है। और प्रोप में हम लोग क्या जोड़ते हैं भाई?
प्रोप हो गया, ठीक है, ये तो प्रोप हो गया। और हम लोग का यहाँ पे अंत में क्या जुड़ा है, CHO। CHO क्या होता है आपका, एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड के अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं भाई, ठीक है। तो ये बराबरी क्या क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है। तो ये आपका प्रोपेनल इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी वाला कि CH3CO, देखो यहाँ पे CO है और यहाँ पे CH3। CO क्या होता है भाई, ये देखो कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और इधर कोई भी एल्किल ग्रुप, जैसे ये CH3 जुड़ा है और इधर भी आपका एल्किल ग्रुप, यानी देखो यहाँ पे CH3 जुड़ा है, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, ये CO क्या होता है, ये कीटोन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कीटोन जुड़ा है, और कितने नंबर पे जुड़ा है भाई, देखो 1 2 या 1 2 किधर से भी गिनो, दूसरे नंबर पे जुड़ा है। तो अब इसका IUPAC नाम अब कैसे लिख दोगे आप, तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो मेथ एथ प्रोप, कार्बन 3 है, 1 2 3, तो आप प्रोप लिखोगे इसके लिए, तो आप लिख दोगे क्या, प्रोप, ठीक है। अब देखो भाई ये, इसके बाद देखो आगे देखो, अब देखो ये सीधे बीच में आकर जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ 3 कार्बन हो गया, कहीं और हर जगह आपका मतलब सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो 1 2 3 कार्बन, तो ये सीधे आप प्रोपेन इसको लिख दो, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरे नंबर पे जुड़ा है तो 2, और इसके लिए हम लोग पूर्व लग्न क्या लगाते हैं भाई, ऑन लगाते हैं। तो ये आप लिख दो ऑन, ठीक। तो प्रोपेन 2 ऑन इसका IUPAC नाम हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो देखो इसके लिए ये आंसर यहाँ पे दोनों के लिए हो गया है। पहला आपका क्या है, प्रोपेनल, और दूसरा आपका प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। चलो भाई, बाकी अगर IUPAC नेमिंग में दिक्कत हो रही है आपको ना, तो IUPAC नेमिंग से रिलेटेड एक मैं आपको वीडियो ला दूंगा पूरा का पूरा, जिसमें आपको सिखा दूंगा पूरा का पूरा IUPAC नेमिंग कैसे लिखते हैं। और उसके अलावा आपका एक मतलब ऐसी वीडियो ला दूंगा जिसमें सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में IUPAC नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उनको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का सेकंड प्रश्न हो गया। अब इसमें एक थर्ड छोटा सा प्रश्न पूछ रहा है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निश्चित है आपके एग्जाम में आना ही आना है इस प्रश्न का, ठीक है। क्या कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो देखो इसका देखो कैसे आप आंसर लिखोगे। यहाँ पे देखो लिखा गया है साफ साफ कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, ठीक है। कठोर जल में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। जब साबुन से ये लवण क्रिया करते हैं तब अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिसे स्कम या झाग कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे देखो ये आपका एक साबुन का, जैसे ये आपका सूत्र है C17H35COONA, ठीक है। ये साबुन का एक सूत्र है, और यहाँ पे आपका कैल्शियम आयन है, ठीक है, कैल्शियम लवण में, ठीक है, जो घुलनशील है। तो यहाँ पे ये जो नौ अभिक्रिया कर कर, ठीक है, क्या बना रहे हैं, देखो यहाँ पे ये C17H35COO, और यहाँ पे ट्वाइस और Ca, यानी इसी को स्कम बोलेंगे, और यहाँ पे Na+ का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे ये तो दो आपका मान लो संतुलित करने के लिए सब चीज़ें लगी हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया, और यहाँ पे एक ये उदाहरण हो गया। 2 उदाहरण लिखा गया है, आप कोई भी दोनों में से एक आप याद कर लो, एग्जाम में लिख देना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का थर्ड वाला प्रश्न, ठीक है, 7वीं का थर्ड वाला। तो ये अब बस शायद केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म, ठीक है। नहीं, यहाँ पे अथवा कर कर भी एक है 7वें प्रश्न में, जो 6 नंबर का प्रश्न है उसमें आपका एक अथवा कर कर रहेगा भी। तो देखो यहाँ पे अथवा कर कर यहाँ पे है, देखो टिप्पणी लिखने को बोल रहा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अथवा है और बोल रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, और टिप्पणी में विकृत गंधिता, रेडाक्स अभिक्रिया, एस्टिकरण अभिक्रिया। चलो तीनों पे हम लोग टिप्पणी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये बायोलॉजी वाले क्वेश्चन है उनको देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले विकृत गंधिता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद रेडाक्स अभिक्रिया है, फर्स्ट ही चैप्टर का दोनों क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चलो दोनों को भाई देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होती है कि तैल अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ का खाद्य पदार्थ उपचयित होकर, ठीक है, काम मत लिखो, तैल अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपने स्वाद एवं गंध को बदल लेने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद या रेडाक्स है सेकेंड की रेडाक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं शामिल हो वह रेडाक्स अभिक्रिया कहलाती है। और ये रेडाक्स अभिक्रिया का काफ़ी फेमस उदाहरण है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर देना, लिख देना, सिंपल। उसके बाद थर्ड था एस्टिरीकरण अभिक्रिया। तो एस्टिरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, देखो
ये क्या होता है कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों एवं एल्कोहल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जैसे आपका जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, एक कार्बनिक अम्ल है भाई, ठीक है, इसमें कार्बन उपस्थित है, ठीक है। तो जब इससे अभिक्रिया करेगा क्या, कोई भी एल्कोहल, तो जैसे C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल, ठीक है, अभिक्रिया कर रहा है किसके उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो देखो यहाँ पे ये आपका किस चीज़ का निर्माण कर रहा है, एथिल एसीटेट का निर्माण कर रहा है। ये एथिल एसीटेट होता है जो एस्टर ग्रुप का होता है सदस्य, ठीक है, और यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ एस्टर बन रहा है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में कार्बनिक अम्ल एवं एल्कोहल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप ये एस्टर बन रहा है, तो यही एस्टर बनने की प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, सिंपल, ठीक है। तो तीनों आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे आप अथवा था, तो आप ये 7वां जो प्रश्न था उसमें 3 प्रश्न दिए थे उसको करो, या ये तीनों करो, आपका मन, ठीक है। अब चलो हम लोग जो ये बायोलॉजी सेक्शन वाले प्रश्न हैं इनको देख लेते हैं भाई। जो बायोलॉजी के उपखंड अब गौ के जो प्रश्न हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें देख सकते हो भाई, वो यानी एक तरह 7वें के बाद 8वां और बायोलॉजी का फर्स्ट प्रश्न कि जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है एकदम अच्छे से, उपखंड ग का प्रश्नोत्तर संख्या 8। इसमें अंतर बताना है तो 2 आप बना लो, एक तरफ जैव निम्नीकरण पदार्थ और एक तरफ गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ, 2 ऐसे बना लो और बीच में हम डंडी खींच दो भाई, और लिखो इसमें फर्स्ट क्या कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। और इसमें लिख दो कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। देखो मतलब जैसे इसमें जैसे लकड़ी हो गया या घास फूस जो भी हो गया, आप देखते हो कि वातावरण में सड़ गल खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ में आने वाले जैसे प्लास्टिक होता है, ये जैविक प्रक्रिया द्वारा यानी वातावरण में देखते हुए खत्म नहीं होता है, मतलब ये पड़ा रहता है उसी तरह। तो ये गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा प्लास्टिक, ठीक है, जैसे उदाहरण में देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक। चलो तो ये तो फर्स्ट इन दोनों में अंतर हो गया कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है, और वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। दोनों की परिभाषा के अनुसार हमने तुलना कर दिया। उसके बाद सेकेंड लिखोगे कि ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, इसमें लिख दो कि ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। और थर्ड लिख दोगे कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ समय के साथ साथ अपने रूप और संरचना को बदलते रहते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे फल तथा सब्जी के छिलके, लकड़ी, घास, कागज, चमड़ा आदि, ठीक है। और इसमें देखो गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित मीन्स वो बदलते नहीं है, वैसे की ही बने रहते हैं वैसे, ठीक है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच आदि, ठीक है। तो ये रहा आपका जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ के बीच अंतर, क्लियर। तो ये हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 8 भी हो गया। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 9 में क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित चित्रित ग्रंथियों को नामांकित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ABCD कर यहाँ ग्रंथियाँ दी हुई है, इनका हमें नाम लिखना है। तो चलो इनका हम लोग नाम लिख लेते हैं भाई। ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, 1 मिनट। देखो यहाँ पे सबसे पहली जो यहाँ पे ग्रंथि है, ठीक है, जो यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है, ये आपकी पीनियल ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाई जाती है पीछे वाले पार्ट में, तो ये आपकी पीनियल ग्रंथि है। और इसके नीचे यहाँ पे ये जो ग्रंथि दी हुई है बी वाला, ये आपकी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और देखो यहाँ गले में आपकी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो यहाँ पे आकर, ठीक है, सीने के पास एकदम यहाँ आपकी एक थाइमस ग्रंथि होती है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि। तो ये ABC ये D जो चारों ग्रंथियों का नाम हमें बताना था उसका हमने नाम बता दिया। यहाँ पे बाकी यहाँ पे देखो आपको अच्छे से लक्ष्य बैच में ये PDF मिल जाएगा, अच्छे से देखो ये लिखा हुआ है कि ए वाला यानी ये वाला जो ये दर्शाया गया है वो पिनियल ग्रंथि है। उसके बाद ये बी वाला जो है वो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि है। उसके बाद ये आपकी थायराइड ग्रंथि है और ये वाला जो है ये आपका थाइमस ग्रंथि है, सिंपल, ठीक है। तो आप लक्ष्य बैच ना ज्वाइन कर लेना यार, ठीक है, उसमें आपको सारा का सारा आपको चीज़ें मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन PDF के साथ साथ सारी चीज़ें। चलो
अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न एक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 2+2 यानी 2 प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हो, 2 और 2 4 मार्क मिलेगा। अब इस गद्यांश को पढ़ना है, आप पढ़ते रहे ना, ठीक है। यहाँ पे सब वही बताया गया है कि हाँ 22 कितने जोड़ी क्या होता है, गुणसूत्र कितना होता है, सब इसमें बताया गया है। बाकी मैं सीधे सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। देखो, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, ये हमें बताना है कि जो लिंग निर्धारण है वो वंशानुगत कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे इसके लिए क्या आंसर लिखोगे, आप लिखोगे कि लिंग निर्धारण वंशानुगत होता है क्योंकि यह गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य में लिंग को एक्स और वाई गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र जबकि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। सिंपली ऐसे लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद क्या कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ओके, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है कि जैसे मतलब जैसे जो बच्चा होने वाला है वो लड़की होगा कि लड़का। तो देखो इसमें देखो इसका कैसे लिखोगे, तो देखो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। आप यही लिखोगे कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है क्योंकि सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है यानी वही मिला है वह लड़की, एवं जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़का होगा। देखो माता में क्या होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और पिता में एक्स वाई होता है। तो माता से तो हर एक स्थिति में एक्स ही मिलेगा और यहाँ से कि तो आपका एक्स मिलेगा कि तो आपका यहाँ से तो एक्स आया, इधर से कि तो वाई मिलेगा, ठीक है। तो लड़का होगा कि लड़की ये किस पे डिपेंड करेगा, फादर पे। अगर माता से मान लो एक्स मिल रहा है और पिता से भी एक्स मिल गया तो क्या होगा कि जिस बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत है वह लड़की हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लड़की का जन्म होगा, ठीक है। और माता से तो एक्स मिलेगा किसी भी स्थिति में और पिता से बाई चांस वाई मिल जाए तो वहाँ ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। सिंपल। तो ये लिंग निर्धारण कैसे होता है आप समझ गए, ऐसे आपको लिख देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है। इसमें देखो आपका फिगर बनाने वाला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 और इसमें अथवा है 11 का। उसके बाद ये पूरा पूरा आपका खत्म हो गया। देखो मानव आहार नल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नांकित भागों को नामांकित कीजिए। मुख को, ग्रसिका को, अमाशय को और छोटी आंत को हमें दर्शाना है। तो देखो मानव आहार नल का ये फिगर देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, आप बनाने को सीख जाना अच्छे से। ये पूरा पूरा देखो ये मानव आहार नाल है, ठीक है। मानव आहार नाल यहाँ से देखो स्टार्ट होता है, ये पूरा पूरा ये आता है यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो। अब इसमें जो जो चीज़ें हमें दर्शाना था बोला था, तो देखो ये सबसे पहले ऊपर ये क्या है, मुख, ये भाई है, मुंह है, मुख गुहा है। उसके बाद देखो ये आपकी ग्रसिका है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये आपकी आमाशय है और यहाँ पे ये देखो ये सब ये गुड़ मतलब पूरा ये गुच्छमुच्छी टाइप का है ना, ये इसी को बोलते हैं एक तरह से हम लोग छोटी आंत। ये यहीं से प्रारंभ हो जाती है और यहाँ से आकर यहाँ यहाँ मतलब लंबी होती है काफ़ी। इसका नाम ही छोटा होता है लेकिन लंबी काफ़ी होती है। तो ये जो जो चीज़ें बोला था उसको हमने दर्शा दिया। मुख को, ग्रसिका को, अमाशय को और छोटी आंत को हमने ये पूरा पूरा दर्शा दिया। अमाशय मनी पेट, ठीक है ये। चलो ओके, तो ये मानव का आहार नाल चित्र हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग का अब क्या दर्श बनाना है, ओके, अथवा कर कर यहाँ पे देखो स्त्रीकेसर का हमें चित्र बनाना है। स्त्रीकेसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में प्रवेश करते हुए दिखाइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का अथवा वाला जो है ये देख सकते हो, ये जो आपको अभी फिगर में दिख रहा है ये आपका पूरा पूरा ये स्त्रीकेसर का फिगर है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर देख सकते हो ये वर्तिकाग्र होता है और ये नली आती है, ठीक है, जो बीजांड में यहाँ आपका देखो ये प्रवेश कर रही है ये नली। तो यहाँ पे प्रवेश करते हुए ये दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो नली होती है इसको पराग नली बोला जाता है, ठीक है। ये बीजांड हो जाता है और इसके चारों तरफ ये मतलब अंडाशय के अंदर बीजांड होता है जिसमें बीज होते हैं, ठीक है। और ये आपकी इसकी ये क्या होती है, ये जो परत होती है इसको वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा हमने ये फिगर बना दिया जो हमें दिया था। तो इस ऐसे अगर आ जाए तो एग्जाम में आपको ऐसे ये फिगर बनाना पड़ेगा जो ये दिया है, ठीक है। तो चलो
तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा का पूरा साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था बोर्ड के द्वारा, इसको हमने 3 वीडियो में ख़त्म कर लिया। पहले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा MCQ सॉल्व किया था, दूसरे वीडियो में हमने फिजिक्स वाला, और इस तीसरे वीडियो में हमने केमिस्ट्री और बायो के प्रश्नों को सॉल्व किया। तो आप तीनों वीडियो को देख लेना। बाकी पिछली 2 वीडियो है उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। और बाकी हमारी एप्लीकेशन पे लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी प्राइस मात्र 299 रुपये है। आप वहीं पे आपको एक नंबर वहीं पे आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो ऐप से, या वहीं पे QR कोड मिल जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सअप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। बैच में आपको 2023 के जितने भी पेपर थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट के सातों सेटों का PDF के साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। साथ में अभी टेस्ट भी मैं ऐड कर रहा हूँ, तो टेस्ट भी मिल जाएगा। उसके द्वारा ये बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर आपका जारी किया गया बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो के साथ साथ PDF भी मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा मैं खुद मॉडल पेपर बनाऊंगा, तो उसका भी आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, PDF सब कुछ। तो आप पढ़कर इसे आसानी से 80 से 90% अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। तो आप ज़रूर लक्ष्य बैच ज्वाइन करना। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।